दोस्तों सोचिए अगर ऐसा हो जाए कि 12th के डायरेक्ट बाद आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और जिसमें आपको सैलरी मिले 30 से 40 हज़ार, तब तो आपको खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। तो आज हम लोग ऐसे ही एक गवर्नमेंट एग्जाम यानी एसएससी सीएचएसएल के बारे में जानेंगे, जिसको आप 12th के डायरेक्ट बाद दे के गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम क्या है, इसको क्लियर करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग किस किस पोस्ट पे होती है, और हम देखेंगे किसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और आगे हम लोग देखेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, और देखेंगे इसका सिलेबस क्या होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसमें सैलरी आपको कितनी मिलती है, तो और लास्ट में हम लोग देखेंगे इसमें कंपटीशन यानी हर साल कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, कितने लोग क्लियर करते हैं और कितने लोगों की ज्वाइनिंग होती है। सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एसएससी सीएचएसएल के बारे में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक एग्जाम से रिलेटेड ज्ञान, हर एक तरीके से और बायोग्राफी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहते। तो हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश कुमार दिज्ञान वाला में स्वागत है आपका। एसएससी सीएचएसएल, जिसका फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, एक एग्ज़ाम है जिसको क्लियर करने के बाद आप लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे ग्रुप सी की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पे पोस्टिंग ले सकते हैं। दोस्तों इस एग्ज़ाम को एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। इसको मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट दे। दोस्तों इसकी जो फॉर्म फीस होती है वो जनरल एंड ओबीसी के लिए होती है 100 रुपये होती है, और एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी कैटेगरी के वुमेन के लिए इसकी जो फीस होती है वो 0 रुपये होती है। दोस्तों ये इंडिया का ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हर एक 6 महीने में 30 से 40 लाख स्टूडेंट हमेशा बैठते हैं, हर एक 6 महीने में। दोस्तों इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेशनलिटी क्या होती है इसके लिए। तो नेशनलिटी में या आप इंडियन सिटीजन हो, या नेपाली सिटीजन हो, या भूटानी सिटीजन हो, या आप तिब्बतियन रिफ्यूजीज यानी शरणार्थी हो, लेकिन आप 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में परमानेंटली सेटल होने के इंटेंशन से आ गए हों, या आप इंडियन ओरिजिन के हों लेकिन कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मालवी, जायरे, यूथोपिया, वियतनाम में रहने के लिए चले गए हों, लेकिन अब आप इंडिया में परमानेंटली सेटल होने के लिए आ गए हों। लेकिन याद रखिए, अगर आप ये इंडिया के अलावा जो देश हमने जो बताएं इसमें अगर आप रहने के लिए गए हों तो आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप तो एग्ज़ाम दे लेंगे, लेकिन जब आपका अपॉइंटमेंट ऑफ़र जो आएगा वो आपको तभी मिलेगा जब आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगा। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब एज लिमिट की बात करें तो जनरल के लिए जो एज लिमिट होती है वो 18 से 27 होती है, यानी जनरल कम्युनिटी के जो लोग होंगे उनके लिए जो एज लिमिट होगी 18 से 27 होगी। अब जो एससी एसटी कम्युनिटी के लोग होंगे उनको जो एज लिमिट मिलेगी वो 18 से 32 यानी 5 साल का उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। और जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग आते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो उनकी एज लिमिट हो जाती है 18 से 30। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो लोग होंगे लेकिन अनरिजर्व्ड होंगे, उनको रिजर्वेशन नहीं मिला होगा, तो उनको जो एज लिमिट मिलती है वो 18 से 37 यानी उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और पीडब्ल्यूडी के एससी एसटी कैंडिडेट होते हैं जो कम्युनिटी के, उनको जो एज लिमिट होती है वो 18 से 42 यानी उनको 15 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और पीडब्ल्यूडी के ओबीसी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनको होता है वो 13 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो इनकी एज लिमिट हो जाती है 18 से 40। वीडो डिवोर्सी वुमेन होंगी और वो दोबारा शादी नहीं हुई होगी और वो अपने घर से जुडिशरी सेपरेटेड हो गई होंगी, तो उनकी जो एज लिमिट हो जाती है 18 से 35 हो जाती है। और जो वीडो डिवोर्सी वुमेन है जो घर से अपने सेपरेटेड होते हैं जुडिशली और उनकी शादी दोबारा नहीं हुई और वो एससी एसटी कम्युनिटी से आती हैं, तो उनको जो एज लिमिट मिलेगी वो 18 से 40 मिलेगी। अब इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कुछ पोस्टों के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अलग होती है और कुछ के लिए अलग होती है। बात करें लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो इनके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका 12th
पास होने चाहिए आप 12th, और उसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट होगा कोई इशू नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास हैं आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की ग्रेड ए की जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, यानी आप कैग यानी कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका 12th में वो होना चाहिए, जो आप वो साइंस साइड से पास होने चाहिए, और आपका मैथमेटिक्स अनिवार्य। दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की 3 स्टेजें होती हैं, जिन्हें टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 बोलते हैं। जो टीयर 1 होता है वो ऑनलाइन मोड होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। और जो लोग टीयर 1 क्लियर करते हैं उसके बाद उन्हें टीयर 2 के लिए भेजा जाता है। जो टीयर 2 होता है वो पेन एंड पेपर मोड होता है और ये डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी इसमें आपको लिखना पड़ता है। उसके बाद जो टीयर 2 क्लियर करते हैं उनको टीयर 3 के लिए भेजा जाता है। जो टीयर 3 होता है उसमें स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट होते हैं। जो तीनों क्लियर कर लेते हैं उसके बाद इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद पोस्ट सिलेक्शन होता है। जो पोस्ट सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेस्ड होता है, यानी जो मेरिट आपकी बनती है उस पर होता है। दोस्तों जो इसमें मेरिट बनती है वो टीयर 1 एंड टीयर 2 के मार्क को मिला के बनती है। जो टीयर 3 होता है वो बस क्वालिफाइंग होता है, उसका मार्क ऐड नहीं होता है। तो टीयर 1 एंड टीयर 2 के मार्क जो होते हैं उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, उसके हिसाब से आपका पोस्ट सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। अब इसके सिलेबस की बात करें तो जो इसका सिलेबस होता है वो तीनों के लिए अलग अलग होता है, यानी टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 के लिए तीनों के लिए जो सिलेबस होता है वो अलग अलग होता है। अब टीयर 1 की बात करें तो टीयर 1 में जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज होती है जिसके 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क के। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग होती है, उसके 25 क्वेश्चन 50 मार्क के होते हैं। उसके बाद क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड यानी जो मैथमेटिक्स होती है उसके 25 क्वेश्चन 50 मार्क के होते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी आपके जीके होती है और जीएस, ये मिला के जो होता है इसके 25 क्वेश्चन 50 मार्क के होते हैं। तो टोटल मिला के हो जाते हैं 100 क्वेश्चन 200 मार्क के, जो इसके लिए जो टाइमिंग होती है वो 60 मिनट होती है। दोस्तों इसके जो एग्जाम होता है इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है, यानी टीयर 1 में जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 0.50 नंबर की होती है, यानी आपकी 25% मार्क की निगेटिव मार्किंग होती है। यानी आपका अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपके जो एक सही क्वेश्चन है उसके में से 25% यानी आपके आधे नंबर कट कर लिए जाते हैं। अब जो लोग टीयर 1 क्लियर करते हैं उनको टीयर 2 के लिए बुलाया जाता है। जो टीयर 2 होता है वो ऑफलाइन मोड होता है, यानी पेन एंड पेपर मोड होता है। ये होता है जो डिस्क्रिप्टिव, आपको इसको लिखना पड़ता है। जैसे आप ऑनलाइन पहले वाला जो होता था टीयर 1 में जो आपने पहले दिया होता है उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, एक ऑप्शन को टिक करके चले आना होता है, लेकिन इसमें क्या है ना आपको लिखना है, इसमें लिख के आपको बताना है। तो इसमें जो होता है ऐसे होता है जो 200 से 250 वर्ड में लिखना होता है। उसके बाद लेटर और एप्लीकेशन लिखना होता है आपको, जो 150 से 200 वर्डों में लिखना होता है। अब इसको आप लिखने के लिए इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, दोनों अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। जो इसके लिए टाइमिंग होती है वो 60 मिनट होती है, और जो इसमें जो मार्क होते हैं वो 100 मार्क के होते हैं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसको जो पासिंग करने की जो आपको इसमें 33% यानी 33% इसमें बस पासिंग होती है। आप 33% ना लेंगे नंबर ला देंगे तो आप पास हो जाएंगे, बस पास हो जाएंगे। लेकिन मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना होगा, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनती है वो टीयर 1 एंड टीयर 2 के मार्क को मिला के ही बनती है। तो आपको टीयर 1 एंड टीयर 2 में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। इसके बाद जो टीयर 2 क्लियर करते हैं उनको टीयर 3 के लिए बुलाया जाता है। जो टीयर 3 में जो टेस्ट होता है उसमें स्किल टेस्ट होता है या टाइपिंग टेस्ट होता है। अब ये जो दोनों टेस्ट होते हैं पोस्ट वाइज होते हैं, आप जो पोस्ट चूज करेंगे उसके हिसाब से आपका होगा। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब को सेलेक्ट करते हैं तो आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन आप एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं उसको चूज करते हैं इसकी जॉब को, तो आपको टाइपिंग। अब इसमें सैलरी की बात करें तो जो सैलरी आपको बहुत अच्छी मिल रही है, क्योंकि डायरेक्ट 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब, वो भी ऊपर से इतनी अच्छी सैलरी ये मुश्किल से ही मिलती, बहुत कम लोगों के मिलती। अगर आप पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसमें आप सेलेक्ट होते हैं तो जो आपकी सैलरी होगी वो 24,000 से 30,000 तक होगी। इसके बीच में आपको इनहैंड सैलरी मिलेगी। इसके बाद अगर आप डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं, इसमें अगर सेलेक्ट होते हैं, इसमें आपका सिलेक्शन होता है, तो जो आपकी सैलरी होती है वो 30 से 37,000 होती है।
अब लास्ट में बात करें इसमें कंपटीशन कितना है, यानी कितने ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं और कितने ज़्यादा सिलेक्शन होता है, कितनी पोस्टें आती हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जो फॉर्म जो हर एक 6 महीने में, जब CGHSL एक साल में 2 बार आता है, तो एक 6 महीने में जो फॉर्म भरे जाते हैं वो 37 से 38 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और जो पोस्टें आती हैं वो बस 4 से 5 हज़ार, यानी एक पोस्ट पे 7 से 800 फॉर्म भरे जाते हैं। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब आप सोच लीजिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो टीयर 1 एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करने के बाद जो बच्चे बचते हैं, 37 से 38 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद जो कंपटी मतलब छाट पीढ़ी को जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं टीयर 1, वो होता है वो 44 से 45 हज़ार बच्चे क्लियर करते हैं। उसके बाद टीयर 2 में ये जाते हैं, तो टीयर 2 में ज़्यादा बच्चों को निकाला नहीं जाता है। तो टीयर 2 में जो क्लियर करते हैं वो होते हैं 36 से 37 हज़ार लगभग। ये पिछले कुछ सालों का डाटा है। 36 से 37 हज़ार बच्चे टीयर 2 को क्लियर करते हैं। उसके बाद टीयर 2 में भी ज़्यादा, मतलब टीयर 2 क्लियर करने के बाद टीयर 3 में जाते हैं। तो टीयर 3 को करने के बाद उसके बाद लास्ट में जो सिलेक्शन होता है वो 4 से 5 हज़ार, यानी जो बच्चों को सबसे ज़्यादा छाटा जाता है वो टीयर 1 में हटाया जाता है, निकाला जाता है। जो कट ऑफ क्लियर करते हैं उनको टीयर 2 के लिए भेजा जाता है। उसके बाद जो छाटा जाता है वो टीयर 3 में ज़्यादा बच्चों को छाटा जाता है। तो दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी लाइफ सेटल हो जाए, तो अपने जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए उठ जाइए और आप अपनी मंजिल को ज़रूर पाएंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर पाएंगे, और हम आपके साथ हैं। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।